हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश मनीष क्लासेस। आज की हम इस क्लास में जो साइंस का जो श्रृंखला चल रही थी उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख ले। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था विरंजक चूर्ण ये सब के बारे में आपको बता दिया था। आज हम उसके आगे बताएंगे कि आगे क्या है। तो ये आगे का क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2020 में ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, और अदर बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर, उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलती प्रकाश के सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद दूसरी तरफ एक ही बिंदु अर्थात फोकस पर मिलती है, अतः इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसमें क्या बोल रहा है कि उत्तल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर है कि उत्तल लेंस है ये आपका, अब इसका ये प्रधान अक्ष के समांतर किरणें चल रही है, और लेंस से चलती प्रकाश के सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से जब इनका अपवर्तन हो रहा है तो दूसरी तरफ एक ही बिंदु अर्थात फोकस पर मिलती है, अतः इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आप बोर्ड के परीक्षा में आपको पूछा गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो आप इतना लिख कर अब ये डायग्राम बना दे। बहुत ज़रूरी है डायग्राम बनाना। और आपके बोर्ड के परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपका ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यह आपके बोर्ड की परीक्षा में ऐसा ही पूछ सकता है कि अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, तो अपसारी लेंस कहा जाता है। आप डायग्राम जरूर बना लें। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है, अवतल लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर चलती प्रकाश की सभी किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद चारों तरफ फैल जाती है। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष के एक बिंदु यानी फोकस पर मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक ही जगह से निकलकर चारों तरफ फैल रही है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। इसमें क्या है कि ये रहा आपका अवतल लेंस, और इसका प्रधान अक्ष के समांतर किरणें चल रही है जो लेंस से अपवर्तन के बाद चारों तरफ फैलते जा रही है। और इसी को हम पीछे की ओर खींचे तो मानो एक ही बिंदु से निकलकर चारों ओर फैलती हुई प्रतीत हो रही। लग रहा है ना आपको कि एक ही बिंदु से चारों तरफ फैलती रह जाती है। तो इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। आपके बोर्ड के परीक्षा में बायो में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। तो आप दो तरफ एक लाइन खींच दिया कीजिए जब भी अंतर लिखना हुआ हो तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यह कोशिका द्रव में होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें पायरोड का पूर्ण विखंडन होता है, और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाए, आपको बहुत अच्छा रहेगा। अगला है, इसमें 36 एटीपी ऊर्जा बनती है, और इसमें मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। इसमें पायरूड का विखंडित होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इसमें ग्लूकोज का विखंडित होकर पायरूड बनाता है। वायु श्वसन में C+O2 36 एटी प्लस CO2 प्लस H2O ये इसका है। और अवायु श्वसन में 6H12O6 2 एटीपी प्लस पायरूड अम्ल। अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि गोलीय दर्पण में F बराबर R/2 या R बराबर 2F साबित करें, अथवा गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें, या अवतल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करें। हमने जब पहले वीडियो देखी थी तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये
गोली दर्पण में F बराबर 2 प्रूफ करे। तो आपके बोर्ड की परीक्षा में ये भी दे सकता है कि गोली दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करे। तो जब गोली दर्पण अगर देगा तो हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण किसी से भी बना सकते हैं, पर उसमें अवतल दर्पण बहुत ईजी हो जाता है। और अगर आपको ये बोल दिया कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करे, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। और इसमें जो है उसमें मैंने अवतल दर्पण से प्रूफ किया था, और इसमें मैंने उत्तल दर्पण में बराबर R/2 प्रूफ किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपको पता है कि ये उत्तल दर्पण है। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष से किरण आ रही है जो इससे अपवर्तन होने के बाद इधर चली जा रही है, और ये हो गया अभिलंब। इसके पीछे की ओर मैंने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, उसको बढ़ाया तो एक फोकस हो जाएगा और एक वक्ता त्रिज्या हो जाएगा। तो मान लिया कि MN एक उत्तल दर्पण है। देखिए, मान लिया कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, इसको P बोलते हैं, फोकस F तथा वक्ता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर F से आती हुई D की दिशा में चली जाती है। B से BE अभिलंब खींचा, बोला था ना, F से आती हुई और D से ये इधर चली जाती है। और आप कंफ्यूज ना करें कि अवतल दर्पण से प्रूफ करें या उत्तल दर्पण से प्रूफ करें। आप आपको जो मन वही से करें। पर आपके बोर्ड की परीक्षा में सिर्फ गोली दर्पण में F बराबर R/2 प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो आप अवतल दर्पण से करें, क्योंकि इसमें बहुत इजी है और बोर्ड में बहुत कम ही चांस होता है जिसमें उत्तल दर्पण से पूछता है। फिर भी मैंने प्रूफ कर दिया है। कोण I बराबर कोण R, पता प्रतीक परावर्तन के नियम से। एंगल ABE और एंगल DBE, एंगल ABE और एंगल DBE किससे हो जाएगा आपका? तो आपका ये हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। फिर एंगल, और ये एंगल R और एंगल X बराबर होगा, क्योंकि जब आपको पता है कि जो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये आपका बराबर हो जाएंगे। और ये जब बराबर होंगे तो ये संगत रेखा भी बराबर होगी, तो ये हो गया। तो एंगल, आप पता है कि आपको एक त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो एंगल FBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा बराबर होंगे, तो BF बराबर CF। देखिए, इसके सामने वाला हो गया ये BF, इसके हो गया CF। अब आगे देखते हैं। अब मान लीजिए कि B P के बहुत निकट है। अब हम मान लिए कि ये जो B बिंदु है वो P के बहुत निकट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ये निकट आएगा तो BF बराबर PF हो जाएगा आपका, BF बराबर PF। तो ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब पुनः हम इसको पूरा ले लेते हैं, PC पूरा है और PF प्लस FC है, PC पूरा है और PF प्लस FC, ठीक है। तो जब इसको हम लिए तो अब PC को हम वक्ता केंद्र को R भी लिख सकते हैं, PF को F लिख सकते हैं और प्लस FC। तो आप FC को देखें तो हम समीकरण 1 से हम इसको BF लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। फिर इसको R, फिर F का F। अब ये देखेंगे कि BF को PF लिख सकते हैं, ठीक है, PF लिख दिया। अब R प्लस F, अब F कहाँ से आ गया, तो आप ध्यान से देखेंगे तो PF बराबर इतना दूर, PF बराबर इसके जो फोकस दूरी होती है वो F होती है, तो यहाँ भी F हो जाएगी आपके F। तो R बराबर 2F हो गया। अब हम F को इधर ले आए तो R/2 हो गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये उत्तल दर्पण में था, ठीक है, और वो जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था वो अवतल दर्पण में था। तो आप कंफ्यूज ना करें, आपके बोर्ड की परीक्षा में चांस वही है कि अवतल दर्पण से पूछे, क्योंकि उत्तल दर्पण से क्वेश्चन नहीं पूछता है। और अगला क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं। आप इसे देख लीजिए, कितनी बार बोर्ड की परीक्षा में ऑलरेडी पूछा हुआ है। खनिज किसे कहते हैं, तो वे सभी पदार्थ जो जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, हेमाटाइट इत्यादि।
आपके बोर्ड की परीक्षा में जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएंगे कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, ऐसे कर करके 5 क्वेश्चन होंगे, उसकी आपको परिभाषा लिखने होंगे और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। और फिर अयस्क किसे कहते हैं, तो वे सभी खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क कहलाते हैं। अयस्क कहलाते हैं, जैसे बॉक्साइड हो गया, हेमाटाइट हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया इत्यादि। तो मैंने बताया कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा खनिज किसे कहते हैं, अयस्क किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। ये 5 क्वेश्चन होंगे और आपके 5 नंबर में पूछे जाएंगे प्रीवियस ये परिभाषित करने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गैंग किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं। गैंग किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के अंदर से निकाले गए अयस्कों में बालू, कंकर, मिट्टी इत्यादि के टुकड़े मिले रहते हैं, जिसे गैंग कहा जाता है। इन अशुद्धियों को धातु के निष्कर्षण के समय अलग कर दिया जाता है। यह आपका 3rd चैप्टर एनसीईआरटी बुक का है। आप क्वेश्चन आंसर में इसको देख भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। ये आपके बोर्ड के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। CaOCl2 का यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो आपने देखा था जो अनुसूत्र हम देखा था ये CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, या इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया कर विरंजक चूर्ण बनाता है। तो आपने पीछे वीडियो में मैंने बताया ही था आपको। तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaO2 का होल ट्वाइस। तो आपको पता है कि सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaO2 का होल ट्वाइस प्लस Cl2 क्लोरीन के साथ भी क्रिया करेगा, तो ये आपका विरंजक चूर्ण बनाता है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि जो पानी कठोर होता है उसको मृदु मीठा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। इसका अनुसूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। तो आप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख ले। और ये एनसीईआरटी के चैप्टर में भी 2 चैप्टर है, तो ऑल बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको एनसीईआरटी का जो जितने भी चैप्टर हैं 15 चैप्टर है, उसमें सारा चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर इस श्रृंखला में आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन को हम विलयन को गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को विलयन को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको हम जब गर्म करेंगे तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम कार्बोनेट, जल और तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखे। ये क्वेश्चन बहुत VVI है, MVVI में बोलूँगा इसको। ये आपके बोर्ड के परीक्षा में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करने पर जिप्सम प्राप्त होता है। ठीक है, मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया भी होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ H2O प्लस 1.1/2 H2O। अगर इसको हम जबती करेंगे, जल के साथ अभिक्रिया किया मैंने, तो CaSO4 × 2 H2O ये जिप्सम का सूत्र होता है। आपसे बोर्ड के परीक्षा में भी पूछ सकता है कि जिप्सम का अनुसूत्र क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या है। तो आप सबका अनुसूत्र भी याद करके जरूर रख ले। अगला है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। देख लीजिए आप ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार क्वेश्चन पूछ चुका है ये। तो अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। तो आपको पता है कि अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल का जलीय विलयन में ये अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इसी कारण अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत चालन करता है। जैसे आपको पता होगा जब अम्लीय वर्षा होती है
तो उसमें आप देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि जो ये नमक यदि पानी है तो उसमें आपको सीधे से करंट नहीं आएगा, पर अब उसमें अगर पानी डाल दोगे, उसमें पानी में नमक डाल दोगे तो उसमें करंट आने लगेगा। तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पर मैंने देखा तो मैंने ले दिया। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी बता ही दूँ। ऐसा भी एक बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा नहीं है। तो पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि दही में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है, जो पीतल एवं तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके हानिकारक विषैला यौगिक बनाता है, जिसके कारण वह से खाने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए हमें पीतल और तांबे के बर्तन में खट्टे या दही चीज़ नहीं रखना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको VVI लिखूंगा। ये क्वेश्चन है, अम्ल के साथ धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। आपका 20 में जो क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इसको एक बार देख जरूर ले। तो आपको पता है 3rd चैप्टर आप पढ़ेंगे जब धातु और धातु में, तो उसमें जब उसका आप ये अंतर करेंगे तो उसमें साफ पता चल जाएगा क्या होता है। तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने से हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका जिंक धातु है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका मैंने अभिक्रिया कराया तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आप जब पढ़ेंगे चैप्टर बाय चैप्टर तो आपको ये सब क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे, कवर हो जाएंगे। पर मैंने ये जो बनाया है वो मैंने डायरेक्ट बनाया है वीडियो, कि आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाए पढ़ने के लिए, देखने के लिए। और आप इस साइंस का मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं इस श्रृंखला में 350 क्वेश्चन दूंगा, सारा क्वेश्चन इसी से गेस किया हुआ होगा। तो आप वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो के देखने के बाद एक बार दो बार रिवीजन करने के लिए 2 बार, और फिर उसके बाद अपने नोट्स में बनाते चले, क्योंकि टाइम भी अब धीरे धीरे बहुत कम बच रहा है। अगस्त का महीना ऑलरेडी आ चुका है, तो आप देख ले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।